Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. Right beta? So I welcome you all to the third lecture of an important but short unit, that is wave optics. Beta, we have already covered two lectures, right? Lecture 1 में हमने देखा था कि basic introductory part of wave optics, coherent sources, right? Wave fronts, interference, superposition principle, right? ये सारी चीजें हमने देखी थी, राइट. सेकेंड लेक्चर जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखी ऑफ YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसके जितने पॉसिबल मॉडिफिकेशंस थे जिन पे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो सब हमने कवर किया. आई एम श्योर आपने वो दोनों बेटा लेक्चर्स देखे हैं, अटेंड किए हैं. अगर नहीं किए हैं तो प्लीज डू दैट बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल. वो आपको इस पूरी यूनिट को एज अ होल ग्रिप में लेने में हेल्प करेगी, राइट. अच्छा, जो थर्ड लेक्चर आज का है बेटा, इसमें सिर्फ दो छोटे पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं एंड देन वील रैप अप द कंप्लीट यूनिट. पहला पार्ट हम लेंगे बेटा डिफ्रैक्शन, राइट, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे बेटा पोलराइजेशन. तो ये दो छोटे बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बेस पे प्रॉपर फोकस के साथ हमको पढ़ना है, ठीक है. और मैं आपको बता दूं कि बेटा जहां तक डिफ्रैक्शन एंड ऑल इज कंसर्न, ये थोड़े से ट्रिकी टॉपिक है, तो हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे, है ना. दैट विल टेक टाइम ऑल्सो, और वो थोड़ा सा फंडामेंटली डीप चीज है जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता अगर आप जेई एडवांस को हटा दो. अप टू जेई मेंस एंड नीट यू नीड टू हैव द बेसिक नॉलेज, राइट, कॉन्सेप्ट्स की, और वो ज्यादा जरूरी भी है, राइट. तो हम वही करने जाएंगे, है ना. तो विल कीप इट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. तो बेटा जहां तक हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना पड़ेगा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है. तो बेटा जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, किसी ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल की एजेस से टकराती है तो स्लाइटली बेंड कर जाती है, और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट या लाइट के प्रकाश का जो मुड़ना है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं. तो सिंपल भाषा में अगर बात करें बेटा, तो डिफ्रैक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन ऑब्स्टेकल. यानी कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा या कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु के बेटा जो एजेस होते हैं, एजेस बोले तो बेटा देखो ये वाला पार्ट एक एज है और ये वाला एक पार्ट एज है, करेक्ट. तो जब ये इससे टकराएगा, है ना, इससे टकराएगा, राइट, तो लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, मुड़ जाएगी, और इसी फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोलेंगे. हम बता देते हैं कि दिखता कैसे बेटा, होगा कैसे. इफेक्टिवली ये जो लाइट यहां से यहां जाएगी बेटा, यहां से टकराने के बाद इस तरह से जाएगी. ये जो लाइट बेटा यहां से जाएगी, ये यहां से टकराने के बाद ऐसे जाएगी, करेक्ट. और जो पैरेलल बेटा बिल्कुल स्ट्रेट बीम है, वो एज इट इज चली जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. फर्क कहां पे आता है बेटा, जो एजेस से लाइट टकराती है. यानी यहां से अगर कोई रे टकराती है तो ये ऐसे जाती है, यहां से कोई रे टकराती है तो ये ऐसे जाती है, करेक्ट. यानी कि अगर मैं वेव फ्रंट की टर्म में भी बात करूं बेटा, तो जो वेव फ्रंट है आएंगे अगर यहां से, राइट, तो पैरेलल वेव फ्रंट्स आएंगे, राइट, पैरेलल वेव फ्रंट्स. लेकिन जब आप बात करोगे डिफ्रैक्शन के बाद कैसे बनेगा, तो बेटा ये कुछ ऐसा बन जाएगा. यू अंडरस्टूड माई पॉइंट. तो बेसिकली ये जो अभी तक हुआ है, ये अभी तक जो हुआ है, यानी कि ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, बिल्कुल एजेस की तरफ, इसी फिनोमिना को हम कह देते हैं डिफ्रैक्शन. तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि आपको डिफ्रैक्शन का एक रफ आइडिया लग गया है कि डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट. व्हाई? व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल और ऑब्जेक्ट. किसी भी बाधा के कॉर्नर से जब लाइट टकराएगी, प्रकाश टकराएगा, तो बेंड कर जाएगी. बोले ठीक है सर, डिफ्रैक्शन पॉइंट तो समझ आ गया, इसको थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं. तो अगर आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, बट एनीवेज बहुत ज्यादा ये भी आपके लिए क्वेश्चन क्रैक करने के लिए बहुत यूजफुल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है. तो हम आगे बढ़ सकते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. देखो बेटा, जो नेक्स्ट चीज है ना, हम लोग को जो पता होनी चाहिए, दैट इज कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डिफ्रैक्शन होते हैं. तो बेटा देखो, अभी तक अगर हम देखेंगे इवन इन एनसीईआरटी बेटा, हमारे पास एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है और एक फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन है. आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको बताता हूं बेटा, दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि अभी जैसे हमने देखा कि भाई ये हमारे पास डिफ्रैक्शन के बाद का वेवफ्रंट मिला. अब यहां पर अगर लेट्स से मैं कोई एक स्क्रीन ले लेता हूं, है ना, कोई एक स्क्रीन ले लेता हूं यहां पे, करेक्ट बेटा. तो ये स्क्रीन किसी डिस्टेंस पे होगी ना, यहां से ये वाली जो स्क्रीन होगी बेटा, ये किसी ना किसी डिस्टेंस पे होगी, करेक्ट. और इसी स्क्रीन पे जाके ये लाइट क्या करेगी बेटा, यहां पर इंटरफेयर कर सकती है, सुपर इंपोज करेगी, कुछ फिनोमिनास करेगी. इफेक्टिवली तो हम बोलेंगे भाई इंटरफेरेंस ही करेगी, राइट. वो भी हम देखेंगे आगे चल के. तो जो कुछ भी यहां पर होगा वो स्क्रीन पर, उस स्क्रीन और ये स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या परिमाण डिसाइड करता है कि ये फ्रैनहोफर होगा
ठीक है, या फिर फ्रेस्नेल होगा। अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस को लेट्स से मैं कैपिटल डी बोल देता हूं, तो बेटा अगर ये कैपिटल डी फाइनाइट है ना, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो कैपिटल डी है, अगर ये कैपिटल डी फाइनाइट होता है बेटा, फाइनाइट, राइट, करेक्ट, तो फाइनाइट अगर है तो जो भी टाइप का डिफ्रैक्शन होगा बेटा दैट विल बी नोन एज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, करेक्ट। लेकिन अगर इसी की जगह हम ये कह दें कि भाई ये कैपिटल डी बहुत लार्ज है, आपका स्क्रीन बहुत दूर पे रखा हुआ है, यानी कि इफेक्टिवली अगर कंपैरेटिवली देखें और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द स्लिट, तो बेटा इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी डिफ्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे बेटा फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। हमें कौन सा पढ़ना है बेटा एज पर आवर करिकुलम? फ्रेनहोफर। मतलब फ्रेस्नेल हमारी करिकुलम में एज सच नहीं है, हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? फ्रेनहोफर पे होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस इतना सा है कि जब स्क्रीन बहुत दूर है तो फ्रेनहोफर, करेक्ट, जो बहुत पास है तो फिर फ्रेस्नेल। आई थिंक आई एम क्लियर बेटा। इसे एक बार के लिए कॉपी कर लेना एक छोटा सा पॉइंट बना करके। वंस यू आर डन देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो, राइट। आई एम मूविंग अहेड। आगे देखते हैं बेटा, अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं और अब ऐसे समझ लो कि दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। देखो मैंने लिखा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है या एक्सपेरिमेंटल apparatus है जो डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट। इट इज जस्ट लाइक YDSE, जैसे YDSE पढ़ते हैं इंटरफेरेंस के लिए, बिल्कुल वैसे ही बेटा अगर मुझे डिफ्रैक्शन की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है तो उसके लिए मैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करता हूं। वैसे तो बेटा देखो ज्यादातर चीजें नाम में ही समझ आ दे रही हैं, सिंगल स्लिट, तो मैंने क्या किया है, एक सिंगल स्लिट ले लिया। और ये जो स्लिट है ये बेटा बहुत छोटी है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं उसके डायमेंशंस की, तो इसके डायमेंशंस कितने बेटा? A, यानी पूरी स्लिट के डायमेंशन A है। इसे आप इफेक्टिवली बेटा स्लिट विड्थ बोलते हो। क्या बोला जाता है बेटा? इसे इफेक्टिवली स्लिट विड्थ बोला जाता है, ठीक है। इस स्लिट विड्थ में से आपने पैरेलल लाइट निकाली। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? जो भी डिफ्रैक्टेड या डिफ्रैक्शन के बाद का वेव फ्रंट है बेटा वो दिखाई देता है। और यहां पर मैंने अपनी स्क्रीन रखी हुई है, तो जब मैंने स्क्रीन रखी तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे हमारे पास इंटरफेरेंस में नहीं होता था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी मुझे देखो कहीं पर मैक्सिमा दिखाई दिया और कहीं पर डार्क दिखाई दिया, यानी कि मिनिमा। यानी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, यानी पैटर्न ऑब्टेंड हो गया बेटा। इस पैटर्न को बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। समझ गए बात को? यानी कि जब एक पैरेलल बीम लाइट को आपने एक सिंगल स्लिट से पास कराया, ये सिंगल स्लिट है, बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर स्लिट, इसमें से जब लाइट जाती है तो वो बेंड करती है, यानी कि लाइट इस तरह से बेटा बेंड करते हो जाती है, करेक्ट। और लाइट जहां पर भी जाके एक स्क्रीन पर इंटरफेयर करती है तो वहां पे हमें डिफरेंट हमको फ्रिंजेस दिखाई देती है, यानी कि बैंड्स दिखाई देते हैं, डार्क एंड ब्राइट, कुछ इंटरफेरेंसेस, कुछ इंटरफेरेंसेस। बात समझ आती है? तो ये बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस इन सिंगल स्लिट। ये एक्सपेरिमेंट का मैंने बस apparatus आपको बताया। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूं, जहां से मुझे मिनिमा, मैक्सिमा की पोजीशन, इंटेंसिटी के एक्सप्रेशंस निकल करके आएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है, राइट। तो ये प्लीज कॉपी कर लेना और उसके बाद लेट्स मूव अहेड, लेट्स रिज्यूम द क्लास। तो देखो बेटा, हमने किया इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात, यानी अब हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे वेरी करेगी। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है बेटा, बहुत ध्यान से, है ना। इसे बिल्कुल सीरियसनेस के साथ देखना है, ये टॉपिक ही ऐसे है। लेट्स से I0 इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे फॉल करती है, ठीक है, I0 इंटेंसिटी की, करेक्ट, लाइट फॉल करती है। और ये लाइट अगर इफेक्टिवली देखें तो बेटा यहां से अगर जाएगी तो पैरेलल एज इट इज यहां से लाइट चल जाएगी, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि डिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो डिफ्रैक्शन के बाद अगर आप बेटा इफेक्टिवली देखोगे तो ये जो वेव फ्रंट नहीं था, ये जो वेव फ्रंट था, इसके हर पॉइंट से लाइट निकलेगी और हर पॉइंट से मैंने क्या किया बेटा, काफी सारी पैरेलल बीम्स ले लिया, राइट, इस तरीके से। और मैं ये कह दे रहा हूं कि भाई ये जो भी बीम होंगी, लेट्स से ये हमने सेंटर ले लिया, तो हमने कहा कि बेटा ये बीम क्या करती है, कुछ थीटा एंगल बनाती है। ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा बनाती है। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे बेटा तो कोई भी बीम को अगर देखोगे तो दैट विल मेक थीटा एंगल ओनली। समझ गए? यानी ये थीटा एंगल पे यहां पे कहीं पे जा रही है और ये सारी की सारी बीम्स कहां जा रही है बेटा, पैरेलली जा रही है। और ये किसी एक रीजन ऑफ स्पेस के अंदर, है ना, किसी एक रीजन ऑफ स्पेस में क्या करेंगे बेटा, इंटरफेयर करेंगे।
तो जब ये इंटरफेयर करेंगी तो यहां पे बेटा लाइट की कोई ना कोई तो इंटेंसिटी होगी ही होगी। बोले यस। यहां पर भी कोई इंटेंसिटी होगी, इसे अभी के लिए IC कह देते हैं। मतलब जो भी सेंटर है वहां की इंटेंसिटी को IC कहा, जो इंटेंसिटी गिर रही है उसे I0 कहा, ठीक। और इसके अलावा जहां पर इंटरफेयर कर रही है थीटा एंगल पे, यहां की इंटेंसिटी को I बोल दिया। अब हम बेटा ज्यादा फॉर्मूले के डेरिवेशन में तो नहीं जाएंगे, वो मैथमेटिकली थोड़ा आगे का पार्ट है, हम इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी का बेटा एक्सप्रेशन निकल करके आता है वो निकल करके आता है I0, ये निकल के आता है बेटा I0 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, I0 साइन स्क्वायर बीटा। और बेटा साथ के साथ डिनोमिनेटर में क्या होता है, बीटा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है जहां I0 क्या है, इंसिडेंट या जो इंटेंसिटी गिर रही है, यानी जो प्रकाश उस पर गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता। और बेटा बीटा यहां पर क्या होता है बताता हूं। तो यहां पर अगर मैं इफेक्टिवली बीटा की बात करता हूं लेट से, है ना, तो ये जो बीटा निकल के आएगा बेटा, इस बीटा का वैल्यू होगा बेटा पाई ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेटा लैम्डा, यानी कि पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा इफेक्टिवली बीटा का फॉर्मूला आ गया। यानी यहां से अगर बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, राइट। एक हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है बेटा, और एक हमारे पास बीटा का एक्सप्रेशन है, करेक्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ए पे, यानी कि जो स्लिट विथ होगी, यानी यहां पर भी अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये जो भी स्लिट होगी इसकी विथ को ए बोला गया है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है थीटा पे, यानी आप कितने एंगल पे बात कर रहे हो। इसके अलावा ये डिपेंड करता है लैम्डा पे, यानी तरंग दैर्घ्य या फिर वेवलेंथ के ऊपर। बीटा को जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ये दोनों ही एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि मिनिमा कहां बनता है, मैक्सिमा कहां बनता है। वरना आप क्या करोगे, गोल गोल घूमते रहोगे कि सर मैक्सिमा मिनिमा बन गया, मिनिमा मैक्सिमा बन गया, कैसे क्या चीज निकल करके आएगी समझ नहीं आएगी, है ना। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इस पार्ट को अच्छे से समझो, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो एक तो ये दोनों ही फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इसका यूसेज अच्छा खासा आता है। सो प्लीज इंश्योर कि ये दोनों फॉर्मूले आपके टिप्स पे हो, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके बेटा यहीं पे कॉपी कर लो, और जब हो जाएगा तो क्लास को रिज्यूम करना, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो बेटा, है ना, थोड़ा ध्यान से, अब हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 1 कि मैं सबसे पहले तो सेंट्रल पे बात करना चाहता हूं, सेंट्रल पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। सेंट्रल पॉइंट का मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई लाइट यहां से जाती है तो एग्जैक्टली सेंटर पे क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर पे, आराम से सुनना। यानी कि मैं बात करने चाह रहा हूं बेटा IC, ठीक है, IC की, यहां लिख देता हूं IC, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं सेंटर पे बात करता हूं तो सेंटर पे बात करने का मतलब थीटा कितना निकल के आता है। बोले सर थीटा तो 0 डिग्री हो जाता है। मैंने कहा करेक्ट, यानी थीटा 0 डिग्री हो गया। जब थीटा 0 डिग्री होता है बेटा तो इंटेंसिटी के अगर एक्सप्रेशन की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो ये बन जाएगा I0 साइन स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 0 स्क्वायर, करेक्ट। और इफेक्टिवली बेटा जब लिमिट लगाएंगे, यानी कि अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, तरीके से लिखूं, तो ये इफेक्टिवली साइन स्क्वायर कितना था, बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन की बेटा जो लिमिट है, इसमें लिमिट में बीटा टेंड्स टू कितना है 0। तो बेटा जब इसके अंदर लिमिट्स लगाओगे तो ये कैंसिल आउट होकर के यहां से निकल करके आ जाता है I0। यानी कि यहां से हमें पॉइंट नंबर 1 में एक क्लैरिटी आती है ना, पॉइंट नंबर 1 बेटा एक क्लैरिटी आती है कि सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी निकल करके आ गई, I0 निकल के आ गई। और बेटा यहीं से हम ये कह देते हैं कि सेंटर पे इंटेंसिटी अगर I0 है, मतलब ये जो IC थी ये इफेक्टिवली I0 है, इसका मतलब बेटा यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक मैक्सिमा मिलेगा, जिसे हम क्या कह देते थे, सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर पे बनता है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब आगे सुनना, ये एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट बेटा ये निकल के आता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। तो सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अब मैं चाहता हूं कि इसके नेक्स्ट मिनिमा कहां बनेगा। तो मिनिमा की पोजीशन के लिए, ठीक है, देखो मैं किसकी बात करने जा रहा हूं बेटा, मैं बात करने जा रहा हूं पोजीशन ऑफ मिनिमा। पहले मिनिमा की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमा।
तो पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए बेटा मुझे इंटेंसिटी को कितना करना पड़ेगा, बोले 0 करना पड़ेगा। अच्छा, इंटेंसिटी को 0 करने के लिए बेटा क्या मुझे साइन बीटा को 0 करना पड़ेगा, बोले यस सर, क्योंकि जब साइन बीटा 0 होगा तभी इंटेंसिटी 0 होगा। और साइन बीटा को 0 करने के लिए बेटा मुझे जो बीटा आएगा, है ना, बीटा आएगा उसे क्या मुझे n पाई करना पड़ेगा, करेक्ट, n पाई, क्योंकि n पाई में जब आप n1 डालोगे तो साइन 180 0, 2 डालोगे तो साइन 360 0। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो ये है कि n यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ आती है बेटा, n 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग को, राइट, बोले ठीक है। यानी कि यहां से n पाई आ गया, और इसी बीटा का बेटा जो दूसरा फॉर्मूला था वो था पाई a साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, और इसे आपने कितना कर दिया बेटा, n पाई कर दिया। अब ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ से पाई और पाई क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, यहाँ से पाई और पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। जैसे ही पाई और पाई कैंसिल आउट होता है बेटा, फ्रॉम हियर विल गेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ व्हाट, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकल के आएगी, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। तो बेटा साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ तो फ्रॉम हियर डायरेक्टली आई कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, n लैम्डा बाई ए। अब बहुत काम की बात बता रहा हूँ, यहाँ से बेटा थीटा कितना निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स n लैम्डा बाई ए। यानी अलग अलग वैल्यूज ऑफ n के लिए वी विल बी गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। मैं समझाता हूं, मतलब अलग अलग n के लिए जैसे n1 डालोगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, लैम्डा बाई साइन इनवर्स लैम्डा बाई आ जाएगा, समझ गए। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू 2 के लिए तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई आ जाएगा। स्मॉल एंगल्स के लिए ऑफ कोर्स इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा बाई, स्मॉल एंगल्स के लिए, बड़े एंगल्स के लिए नहीं लिख सकते। यानी यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद, पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद बेटा आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। फर्स्ट मिनिमा का मतलब यहां कहीं पे मिनिमा मिलेगा। बोले कितने एंगल पे मिलेगा, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस थीटा की बात करूं या इस थीटा की बात करूं, करेक्ट, तो ये जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है बेटा, है ना, जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, यहां पर तो मुझे n इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, 1, n इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 1। जब n को 1 और 1 डालोगे तो साइन लैम्डा बाई, करेक्ट, यानी कि थीटा साइन इनवर्स लैम्डा बाई। लेकिन अप्रोक्सीमेटली स्मॉल एंगल्स के लिए बेटा इसको लिख सकते हैं n लैम्डा बाई। स्मॉल एंगल्स के लिए क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा बाई। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो n1 डालोगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाई। यानी मैं इफेक्टिवली इतने पार्ट की बात करूंगा तो भी लैम्डा बाई, और इतने पार्ट की बात करूंगा तो भी लैम्डा बाई। और यहीं से बेटा हमें निकल करके आता है कि जहां पे पहला डार्क या मिनिमा शुरू होगा तब तक तो पूरा का पूरा क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमा रहेगा। यानी कि यहां से देखेंगे तो बेटा ये जो पूरा का पूरा पार्ट हमें दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा मैक्सिमा दिखाई देगा, पूरा का पूरा मैक्सिमा। उसके बाद यहाँ पहला मिनिमा मिलेगा, और वो जो मिलेगा वो लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए पे मिलेगा। यानी इफेक्टिवली मुझे ये दिखाई देगा कि इस पूरे के पूरे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी निकल के आ गई, 2 लैम्डा बाई निकल के आ गई। समझे बात को। अगर मुझे एक और मिनिमा चाहिए तो n को कितना रख दूंगा, 2, यानी कि यहां से लैम्डा बाई के बाद और कितना आ जाएगा बेटा, 2 डालते ही 2 लैम्डा बाई, करेक्ट, यानी यहां से 2 लैम्डा बाई पे आएगा, करेक्ट। यानी कि सेकंड अगर बात करें मिनिमा और मिनिमा के बीच की जो दूरी होगी बेटा वो इफेक्टिवली लैम्डा बाई आ जाएगी, यानी इसकी आधी आ जाएगी, इसकी आधी आ जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूं, यहां से लेकर के बेटा यहां तक तो लैम्डा बाई है, यहां से लेकर के यहां तक लैम्डा बाई, टोटल 2 लैम्डा बाई। अगर मैं यहाँ n2 डालता हूं मतलब यहां से 2 लैम्डा बाई पे एक और मिनिमा आ जाएगा। मैं बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एक और मिनिमा आ जाएगा, यहाँ पे एक और मिनिमा आ जाएगा। और ये जो मिनिमा आया बेटा ये कितने पे आएगा, देखो ये आएगा n इक्वल टू 2 पे, ये भी आएगा n इक्वल टू 2 पे, समझ गए। और बेटा अगर 2 और 1 के बीच में देखो ये आएगा, 2 डालने पे 2 लैम्डा बाई, इतना आएगा लैम्डा बाई, तो ये जो बच जाएगा ये लैम्डा बाई। यानी इफेक्टिवली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे लैम्डा बाई मिलेगा।
इसकी बात करूं तो लैम्डा बाई ए मिलेगा। यानी कि जो सेकंड ब्राइट बन रहा है दो मिनिमा के बीच में, उसकी जो विथ है बेटा वो इसकी आधी हो जाएगी। यानी कि एक बात समझ आई कि भाई यहां तो जैसे जैसे ब्राइट फ्रिंजेस आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे उसकी विथ कम होती जा रही है। विथ के साथ साथ बेटा इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। समझ गए? और यहीं पे बेटा डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से अलग होता है, राइट? तो यानी कि यहां पर इफेक्टिवली देखोगे तो जो कुछ भी हमें पोजीशंस मिल रही है ना, इन पोजीशन को बेटा हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। एंगुलर क्यों? क्योंकि एंगल की टर्म में बात कर रहे हैं। कभी भी अगर y की टर्म में बात करना है तो इस लैम्डा बाय ए को कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। करेक्ट? फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। तो कुल मिलाकर के अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता था, सेंटर पे इंटेंसिटी आई नॉट आ गई। मिनिमा के लिए इंटेंसिटी को क्या करना पड़ा? 0 करना पड़ा। वहां से अपने आप अपने पास थीटा आ गया साइन इनवर्स n लैम्डा बाय, मतलब इतने पे मिनिमा मिलेगा। यहाँ पे जब n बराबर 1 डाला तो लैम्डा बाय ऊपर और लैम्डा बाय नीचे, दो मिनिमा मिल गए। दोनों मिनिमा के बीच में मुझे मैक्सिमा की विड्थ मिल गई। कितनी चौड़ाई का मैक्सिमा बन रहा है? और वो बन के आया बेटा 2 लैम्डा बाय। उसके बाद फर्दर देखा तो लैम्डा बाय बन गया। यानी फ्रिंज विड्थ घटती जा रही है, फ्रिंज की जो चौड़ाई है, करेक्ट? उसे इंटेंसिटी भी साथ के साथ वहीं पे कम होती जाएगी। तो आई एम श्योर बेटा इतना पार्ट आपको समझ आया होगा। इसे मैंने बहुत आराम से डिटेल में समझाया, ऑल्दो इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी था, इसलिए बता दिया। तो आप प्लीज ये ध्यान रखना, एक तो इंटेंसिटी वाला पार्ट, एक ये पोजीशन ऑफ मिनिमा वाला पार्ट, यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन लगाया। इसके अलावा थर्ड चाहिए तो फिर यहां पे 3 आ जाएगा। करेक्ट? दिस इज हाउ इट विल गो। तो एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल पार्ट कैसे बनेगा और क्या चीज पूछ सकती है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करो, अच्छे से कॉपी करो, समझ लो। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक बार और देख लो, फिर समझ आए तभी बेटा क्लास को रिज्यूम करना। ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बेटा लास्ट फाइनल कंप्लीट अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न ऐसा दिखाई देता है। करेक्ट? जब मैंने जैसे कहा कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा की अगर बात करता हूं बेटा, तो सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ये वाला पार्ट, और बेटा इसको ध्यान से देखोगे तो जो इसकी इंटेंसिटी है ये ऐसी कुछ है। इसे कहते हैं बेटा आई नॉट, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और इसकी अगर विथ या चौड़ाई की बात करूंगा बेटा सेंट्रल मैक्सिमा की, तो बेटा ये जो विथ निकल के आएगी ये निकल के आ जाएगी 2 लैम्डा बाय ए, यानी इसकी चौड़ाई 2 लैम्डा बाय ए होगी। ठीक है? आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा, देखो ये मिनिमा वाला पार्ट है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये वाला एक मिनिमा वाला पार्ट है आपका, ये मिनिमा है, फिर उसके आगे और आएगा, ऐसे उसके आगे फिर और आएगा। इस तरह से बेटा मिनिमाज आते रहेंगे, राइट? और हर दो मिनिमा के बीच में आपको क्या मिलेगा? डार्क बैंड मिलेगा, मतलब ब्राइट बैंड मिलेगा। तो पहला ब्राइट अगर बात करें तो बेटा ये बना है, इसका विथ 2 लैम्डा बाय है। इसके बाद अगला जो बना है बेटा वो ये वाला बना है, इसकी अगर विथ की बात करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा? लैम्डा बाय ए। इंटेंसिटी ये आई नॉट है, तो इसके बाद बेटा इंटेंसिटी बनती है आई नॉट बाय 21 अप्रोक्सीमेटली। और आगे जाएंगे तो बेटा ये बन जाएगी आई नॉट बाय 59 अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो इस प्रकार से बेटा इंटेंसिटी भी कम होती जाती है और साथ के साथ फ्रिंज विथ भी कम होती जाती है। आई होप बेटा ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? और ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो इसे कॉपी में लिख लो, अच्छे से समझ लो। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर। बट आई एम श्योर ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बेटा? प्लीज कॉपी इट एंड फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना, जब समझ आ जाए ठीक से। ठीक है? पानी वानी पीते रहना बीच बीच में। ठीक है? चलो मैं बढ़ता हूँ बेटा आगे। देखो बेटा मैं ना एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस भी बताना चाह रहा था, है ना, इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का। तो जैसा कि हमने पहले इंटरफेरेंस देखा था YDSE में, तो वहां पे हमें ये बहुत क्लियरली समझ आ रहा था कि जितने भी बैंड्स बनते हैं, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क, उन सब की थिकनेस बराबर होती है। और वो बराबर थिकनेस कितनी निकल के आती है बेटा? D लैम्डा बाय स्मॉल d। ये एक पार्ट था, करेक्ट? यानी कि यूनिफॉर्म होता है। साथ ही साथ इंटेंसिटी की भी अगर बात करें बेटा, तो जो इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यानी कि जहां जहां पे ब्राइट था वहां पे इंटेंसिटी कितनी है बेटा? आई नॉट यूनिफॉर्म। और बेटा जहां जहां पे डार्क है वहां पे कितनी है? 0 0 0 0 0। ठीक है? हम आइडेंटिकल स्लिट्स मान करके चल रहे हैं।
तो ये ऐसे होता था, लेकिन हमने देखा कि डिफ्रैक्शन में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो बिल्कुल सेंट्रल मैक्सिमा थी उसकी विड्थ हमें पता है कितनी थी, 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है, एंगुलर की बात कर रहा हूँ। उसके अगले वाले की बात की तो लैम्डा बाय, और अगले की बात करेंगे तो और कम हो जाएगा। इंटेंसिटी हम बता ही चुके हैं, आई नॉट बाय 21, आई नॉट बाय 59 एंड सो ऑन, कम होती जाती है। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, अंडरस्टूड। इसके अलावा आप पूछ सकते हो सर सिमिलैरिटी भी क्या होती है? उनका बिल्कुल होती है। सिमिलैरिटी ये होती है बेटा कि ये जो डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा मल्टीपल इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि मल्टीपल इंटरफेरेंस पैटर्न के कॉम्बिनेशन से आप डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करते हो। असल में जो एक सिंगल स्लिट होता है ना बेटा, उसके कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स को ले लो, वो एक YDSC के 2 स्लिट की तरह काम करते हैं, और ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि असल में जब बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहे हो तो उनके कॉम्बिनेशन या संयोजन से हमें क्या मिलता है बेटा? डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, राइट। सो इसे प्लीज कॉपी कर लो, और इसके बाद बेटा हम बढ़ते हैं 2 छोटे न्यूमेरिकल पॉइंट से, और उसके बाद हम पोलराइजेशन देख के क्लास को खत्म कर देंगे। सो यू पॉज द वीडियो, कॉपी इट डाउन, आई विल मूव फॉरवर्ड। तो देखो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, है ना। एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, बट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना, राइट। बेटा हमें अगर नंबर ऑफ YDSC फ्रिंजेस पूछें कि सेंट्रल मैक्सिमा के सिंगल स्लिट में कितनी YDSC की फ्रिंजेस फिट कर जाएंगी, तो देखो कैसे उस क्वेश्चन को करना। तो बहुत बेसिक सी चीज है, अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो आप ऐसे समझो n इंटू डी लैम्डा बाई डी। ये मैंने क्या लिखा है इफेक्टिवली, n का मतलब है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, YDSC की, और डी लैम्डा बाई डी का मतलब है एक फ्रिंज की विड्थ। तो मुझे टोटल थिकनेस पता चल जाएगी। और बेटा ये डेटा है किसका इफेक्टिवली? ये डेटा है बेटा YDSE का डेटा है, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करता हूं सिंगल स्लिट के डेटा की, सिंगल स्लिट के, तो बेटा सिंगल स्लिट का जो डेटा होगा वो ये बोलेगा कि भाई इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो इसकी जो इफेक्टिव विड्थ निकल के आती है बेटा, वो निकल के आती थी 2 लैम्डा बाय, बट ये एंगुलर होती थी, एंगुलर। इसी को हमने बेटा अगर कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें भी ये टोटल विड्थ निकल के आ जाएगी लीनियर। अब आप चाहते हो कि कितने n अगर फिट हो जा रहे हैं इसमें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, हमें इन दोनों डेटा को इक्वेट करना है, और यहीं से बेटा हमें किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर विल गेट द वैल्यू ऑफ n। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कितने YDSC की फ्रिंजेस सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा फिट होती है, यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर बाय सिंपली इन दोनों को इक्वेट करके, बात खत्म। इसके साथ साथ बेटा एक और पॉइंट सुन लेना मेरा, जो कि मुझे लगता है कि पर्सनली इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं समझाता हूं। अगर आप बात करते हो बेटा साइन थीटा की, तो हमने लिखा था साइन थीटा बराबर n लैम्डा बाय, ये निकाला था बेटा पोजीशन ऑफ मिनिमा। और हम कह रहे हैं कि जब n इक्वल टू 1 की अगर बात करो फर्स्ट मिनिमा, तो ये बेटा निकल के आ जाएगा लैम्डा बाय, करेक्ट। अब अगर मान लो यहां से हम कह देते हैं, बेटा कि इफ लैम्डा इक्वल टू a आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू a आने का मतलब क्या होता है बेटा, साइन थीटा 1 मतलब थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री का मतलब है कि बेटा ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से पूरा वर्टिकल हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा वो बिल्कुल इन्फिनिटी पे मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, मतलब पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देगा, एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, समझ गए। यानी कि इस केस में, या इवन अगर मैं बोल दूं कि लैम्डा a से बड़ा हो जाए, तो लैम्डा a से बड़ा होने का मतलब भी तो यही हुआ कि भाई साइन थीटा 1 से बड़ा जो तो हो ही नहीं सकता, मतलब फर्स्ट मिनिमा आएगा ही नहीं। मतलब इफेक्टिवली दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम देखें, है ना, अगर हम देखें ध्यान से, तो बेटा जो फर्स्ट केस है इसमें तो जो मिनिमा बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और जो सेकंड वाला केस है बेटा, इसमें आप बोलोगे नो मिनिमा, नो मिनिमा, करेक्ट। और दोनों ही केसेस में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, आपको पूरी की पूरी स्क्रीन एक ब्राइट स्पॉट सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देगी, करेक्ट। सो विद दिस बेटा डिफ्रैक्शन पार्ट में यही खत्म करता हूं, एंड आई एम श्योर कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। इसके साथ साथ बेटा मैं पोलराइजेशन और कवर कर देता हूं, हार्डली 10-15 मिनट्स और लगेगा, एंड विल बी डन विद दिस यूनिट, राइट। तो प्लीज मैं आपको स्पेस देता हूं, कॉपी कर लो पूरा, एंड वंस यू आर डन देन रिज्यूम विद द क्लास। चलो अब हम बात करते हैं बेटा पोलराइजेशन की। छोटा सा इंपॉर्टेंट सा फिनोमेना है, बहुत बेसिक सा, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं पोलराइजेशन होता क्या है। तो बेटा ऐसे समझो कि अगर हम देखें इफेक्टिवली
तो जो लाइट है ना, लाइट, उसके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। वो जो ऑसिलेटिंग या दोलन करते हुए विद्युत चुंबकीय बेटा क्षेत्र होते हैं, फील्ड होते हैं, अगर आप देखोगे वो ऐसा कुछ दिखाई देता है, इधर भी जा रहा 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 है, तो ये हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये हर डायरेक्शन में जाता है, देखो वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन, तो इसे अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे अनपोलराइज कहा जाता है। यानी इफेक्टिवली अगर मैं चाहूं बेटा तो यहां पे मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये जो लाइट है बेटा, ये जो लाइट है, इसे हम कह सकते हैं दिस इज अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड है ना, ये पोलराइज्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अब क्या करती है, एक पोलराइजिंग फिल्टर या पोलरॉइड बोल दो, उससे पास करती है। यहां पर एक एक्सिस भी बना हुआ है। अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं बेटा, है ना, एक्सिस की बात करता हूं तो एक्सिस ऐसे कुछ आएगा, करेक्ट। इस एक्सिस को कहते हैं बेटा ट्रांसमिशन एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन एक्सिस। देखो नाम से पता चल जा रहा है, यानी कि जिस एक्सिस से लाइट ट्रांसमिट कर जाए, फील्ड ट्रांसमिट कर जाए। इसीलिए देखोगे तो बेटा इस एक्सिस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो बाहर निकल गया, है ना, जो विद्युत क्षेत्र था, बाकी पूरा का पूरा इस प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो कुल मिलाकर के जो लाइट थी उसमें हर दिशा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन जब वो इस पोलरॉइड से पास किया तो ट्रांसमिशन एक्सिस को छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट बेटा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए, आगे नहीं गए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड गया एक डायरेक्शन में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है वो बस एक ही डायरेक्शन, एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट या दोलन कर रहा है। इसे हम कहते हैं बेटा पोलराइजेशन डायरेक्शन, और इस लाइट को बेटा बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट यानी पोलराइज्ड लाइट का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाए, बस एक प्लेन में सिर्फ दोलन करता रहे। देखो लिखा भी है, पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है? व्हेन वेव्स इन विच वाइब्रेट्स अकर ओनली इन अ सिंगल प्लेन। और ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब बेटा ये जो कुछ भी हो रहा है जिसके अंदर हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पोलराइड का इस्तेमाल कर लिया, कहीं पे कोई और तरीके भी हो सकते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा बेटा। आप यहीं पे वीडियो पॉज करके डेटा कॉपी कर लो, और जब समझ आ जाए तो फिर वीडियो को आगे लेके चलना, मतलब क्लास को आगे लेके चलना। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। देखो अगला पार्ट छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, क्लास खत्म ही होने वाली है। प्लीज बी पेशेंट और प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड डू अप्रिशिएट बाय कमेंटिंग, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट। अच्छा देखो, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, हमारे पास कितने अलग अलग तरीके हैं बेटा, है ना, पोलराइजेशन के, वो देखते हैं। तो इफेक्टिवली बेटा आप पोलरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो यानी परावर्तन, और आप स्कैटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, पोलराइजेशन कर सकते हो। बोले ठीक है सर। अच्छा पोलराइजेशन किसका? बेटा लाइट का, है ना। देखो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, बेसिकली ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल होती जैसे कि साउंड वेव, है ना, अगर ध्वनि तरंगों की बात करोगे, साउंड वेव्स की बात करोगे, करेक्ट, तो वो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य नेचर की होती है, जिसके कारण वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती है, तो उसे आप कभी भी पोलराइज नहीं कर सकते। कभी कभी ये सवाल आता है इसलिए बता दिया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूज ऑफ पोलरॉइड, दैट इज मालूज लॉ। थोड़ा ध्यान से सुनना, तरीके से समझना, ठीक है। मालूज लॉ की बात करें तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले तो मेरे पास एक पोलरॉइड बना लेता हूं, ठीक है। ये मेरा पोलरॉइड है, ठीक। इस पोलरॉइड की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका एक्सिस डिफाइन कर लेता हूं, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, फिर से पोलरॉइड बनाया, और अब की बार मैं जो पोलरॉइड बना रहा हूं ये ऐसे कुछ बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे कुछ, राइट। और बेटा इसके भी एक्सिस की अगर बात करूं तो इसका एक्सिस ऐसे कुछ है, ठीक है। मैं यहां से बेटा क्लियर बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच का जो भी कोण आएगा, है ना, एंगल आएगा, इसे थीटा मान लेते हैं। अब यहां से होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनना, यहां से अगर इफेक्टिवली देखें तो इफेक्टिवली बेटा यहां से लाइट आएगी, इस पे गिरेगी, ठीक है। हम कह देते भाई इस लाइट की अगर इंटेंसिटी की बात करें तो वो कितनी है, आई नॉट, तीव्रता। आई नॉट नहीं बोलता हूं मैं इसको, कुछ आई बोलता हूं, सिर्फ आई। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से जो भी लाइट पास करेगी बेटा वो यहां से आएगी, और बेटा यहां पर जो लाइट एंटर करेगी, है ना, यहां पर जो लाइट एंटर करेगी, ठीक है, उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, उसे हम कह देते हैं आई नॉट, आई नॉट, ठीक है।
करेक्ट। ये जो आई नॉट होगी बेटा ये आई बटा 2 होगी, मतलब जितनी भी इंटेंसिटी जाएगी है ना इसकी आधी, आई नॉट बटा 2 ये आगे तक जाएगी, करेक्ट। आई बटा 2, सॉरी मैं क्लियरली लिखता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। मेरा कहने का मतलब है आई बटा 2 किसके बराबर है, आई नॉट, ये पहला चीज। तो कभी भी अनपोलराइज लाइट जब भी पोलराइज की जाती है तो बेटा उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी ये आई था तो आई बटा 2 आई नॉट के बराबर आ गया। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसके बाद जब फर्दर बेटा लाइट बाहर निकलेगी है ना, इसके बाद जो फर्दर लाइट बाहर निकलेगी, इस लाइट की अगर बात करें, इस लाइट की अगर बात करें बेटा, तो इस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी है ना, तीव्रता, वो आएगी बेटा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान से देखोगे तो अगर थीटा 0 होता, दोनों पैरेलल होते, तो पूरी की पूरी लाइट ऐसे चली जाती, इसलिए कॉस 0 पे क्या आती, आई नॉट। 90 डिग्री होता, 90 डिग्री, तो कॉस 90 0, तो कॉस 90 0 का मतलब ये अगर ऐसे होने की, जैसे ये एक पोलराइड है, दूसरा ये पोलराइड ऐसे रख दिया होता, तो यहां से बेटा बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, 0 आ जाता अपने आप, करेक्ट। और कोई और एंगल होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम आंसर बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी, अगर आई नॉट एंटर करती है दो पोलराइड के बीच में से जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो लाइट की इंटेंसिटी बाहर निकलती है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है। और बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मालूज लॉ, मालूज लॉ यानी मालू का नियम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक चीज का और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा होता क्यों है। इसका कारण यह है कि बेटा अगर ढंग से देखोगे इसको, थोड़ा सा सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, है ना, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेटा ऐसे समझो कि ये बेसिकली सर्कल जैसा है, ऐसा, करेक्ट। और होता क्या है बेटा कि लेट से यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोई एक्सिस है आपका, है ना, ये कोई एक्सिस है ए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये कंपोनेंट जो आएगा ना ट्रांसमिशन एक्सिस वाला, और ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो बेटा ये आता है ए कॉस थीटा, और इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल, इसलिए ए कॉस थीटा का स्क्वायर करते तो कॉस स्क्वायर थीटा आता है, इसलिए इंटेंसिटी में कॉस स्क्वायर थीटा आता है। ये ध्यान रखना अच्छे से, राइट। तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा, ये है यूज ऑफ पोलराइड बाय यूजिंग मालूज लॉ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, अगर आएंगे या तो इस पे या तो ब्रिस्टल लॉ पे। तो वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, समझो, समझ आ गया तो क्लास को आगे लेके चलो। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट जो मेथड है बेटा वो है रिफ्रैक्शन बाय स्लैब, इसे ब्रूस्टर्स लॉस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये कि आपके पास कोई एक मान लो कांच या ग्लास की स्लैब है, यहाँ पर एयर है, देखो ये क्या है ग्लास और ये क्या है बेटा एयर, और इसके साथ साथ देखो हमारे पास और क्या क्या है बेटा, ये एक लाइट है जो कि कैसी थी, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, ठीक। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट जब गिरी तो गिरने के बाद बेटा कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तित हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो गया। अब होता क्या है कि जब ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, समझे बात को, करेक्ट। तो ऐसा करने पे ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में जब भी एंगल 90 डिग्री होगा बेटा, उस केस में ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड वाली बेटा, ये ऑटोमेटिकली कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है, नेचुरली पोलराइज्ड, समझ गए। ये ऑफ कोर्स कैसी रहेगी, ये पार्शियली पोलराइज्ड रहेगी, लेकिन इसको देखेंगे तो बेटा ये क्या है, पोलराइज्ड है। इतनी बात समझ आई आपको। यानी कि जब कभी भी लाइट गिरी तो लाइट गिरने के बाद दो पार्ट हुए, ठीक है, एक पार्ट बेटा रिफ्लेक्ट कर गया और एक पार्ट क्या गया बेटा, रिफ्रैक्ट कर गया। तो जब एंगल रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री हो तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है बेटा वो कैसा बन जाता है, प्लेन पोलराइज बन जाता है नेचुरली, है ना, प्राकृतिक रूप से पोलराइज, करेक्ट। और बेटा इसी को हम कहते हैं कि स्लैब को यूज करके हमने क्या किया, पोलराइजेशन किया। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमें बताओ कितना, कैसे, क्या कहानी है, तो ध्यान से सुनना बेटा। हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट का एंगल। इसके अलावा यहाँ अगर देखेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसके अलावा बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी आई होगा, करेक्ट। ये अगर आई होगा तो बेटा ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा।
करेक्ट। ये 90 माइनस आई होगा तो बेटा इफेक्टिवली ये आर है, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? कोई दिक्कत? या एक काम करता हूँ ना, थोड़ा उल्टा घुमाता हूँ इसको, रुक जाओ। हाँ, ये 90 माइनस आई आ गया, ये टोटल 90 डिग्री था, तो ये वाला पार्ट कितना बच गया? आई बच गया। ये आई बच गया तो बेटा ये वाला पार्ट फिर कितना बच गया? 90 माइनस आई बच गया। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं बेटा? स्नेल्स का नियम लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। तो मैंने कहा म्यू एयर इनटू साइन आई बराबर म्यू ग्लास इनटू कितना बेटा? साइन आर। अब वैल्यू रखता हूँ, एयर का म्यू 1, इसके अलावा बेटा साइन आई तो क्या रहेगा? साइन आई। म्यू ग्लास को म्यू जी कह देते हैं, और बेटा आर की जगह 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस आई कितना होता है? कॉस आई। यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो बेटा टेन आई कितना आ जाएगा? म्यू जी, यानी आई कितना आ जाएगा? टैन इनवर्स म्यू जी। बेटा इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। यानी ये कहता है कि इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर लाइट गिरी तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी बेटा? प्लेन पोलराइज्ड होगी। कैसी होगी? प्लेन पोलराइज्ड। तो आई एम श्योर बेटा ये आपको समझ आया होगा। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, है ना, इसे कॉपी करो, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना टैन इनवर्स म्यू जी। और अगर ये समझ आ गया तो फिर लास्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं और इस यूनिट को एंड करते हैं। आखिरी वाले में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ सुनना है आपको। तो अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट। अरे भाई अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये क्या करती है बेटा? एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से टकराती है। टकराने पे देखो ये क्या करती है? स्कैटर करती है, स्कैटर, है ना, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो जब चारों दिशाओं में जाएगी तो कुछ आगे भी जाएगी, कुछ इधर भी जाएगी, कुछ नीचे भी जाएगी। यानी ये जो 90 डिग्री पे बेटा स्कैटर करती है, ये पूरी की पूरी लाइट फिर से क्या होती है? नेचुरली प्लेन पोलराइज्ड। ये जो बीच में कहीं जाएगी ये थोड़ा पार्शियली है, पार्शियली आधी अधूरी, और ये बिल्कुल भी नहीं होगी अनपोलराइज्ड। तो यानी कि जब स्कैटरिंग होती है तो टकराने के बाद जो 90 डिग्री पे यानी 90 डिग्री पे जो स्कैटर्ड लाइट जाती है बेटा, वो वाली लाइट, दैट पर्टिकुलर लाइट विल बी नेचुरली प्लेन पोलराइज्ड। So that's all from my end. I am done with wave optics. I have already covered the entire ray optics. तो मैंने as a whole optics complete कर दिया आपके लिए, and I am sure कि this playlist आपके लिए बहुत useful है बेटा। and इसको करने के बाद, थियरी पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, आपसे जितने previous year के क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर रहे हो, मोस्टली आई एम श्योर कि आप कर लोगे, राइट। एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच बेटा फॉर स्टेइंग विद मी, हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, इफ यू थिंक द lecture was really good, then you can appreciate, right? Thank you so much beta, stay safe, take care, study hard, and that's it. Chalo, bye.